Welcome to in this video session. Here I will discuss class 5, class 10, class 10 political science, class 10 political science chapter 5, popular struggles and movement, लोकप्रिय संघर्ष और मूवमेंट्स जो है उसको देखिए। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट यहाँ पे देखिए। इसमें जो खास बातें आपको कही गई उसमें आप देखिए खास बातें जो हैं। इसका ओवरव्यू आप देखिए। ओवरव्यू यहाँ पर क्या, इन द अर्लियर चैप्टर वी डिस्कस्ड व्हाई पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट, why power setting is important in a democracy and how different tiers of government and various social groups share power। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों जरूरी है और सरकार के अलग अलग अंग तथा विभिन्न सामाजिक समूह कैसे सत्ता में हिस्सेदारी करते हैं। In this chapter, we will carry this discussion further and see how those who exercise power and constrained by the influence and pressure exerted on them। तो देखिए यहाँ पर क्या, इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद नहीं है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड व्यू पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, इस अध्याय में हम इसी पिछली चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है। सत्ताधारी स्वच्छंद नहीं है, अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वे मुक्त नहीं रह सकते। अपने ऊपर पड़ने वाले प्रभाव और दबाव से वह मुक्त नहीं रह सकते। These differences are often expressed in organized ways. These differences are often expressed in organized ways. These differences are often expressed in organized way. These differences are often expressed in organized way. These differences are often expressed. These differences are often expressed in organized way. These differences are often expressed in organized way. These differences are often expressed in organized way. In organized way आपको होता है। तो यहाँ पे ये देखिए क्या, इस अध्याय में हम ये देखिए यहाँ पर क्या, एक मिनट। दीज डिफरेंसेस आर, आपको देखिए लोकतंत्र में अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है। लोकतंत्र में अमूमन जो आपको होता है आमतौर पर हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है। दीज डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो यहाँ पर देखिए इन दीज डिफरेंसेस आर एक्सप्रेस्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे, यहाँ पर आपको कहा है। इसमें आप ये देखिए क्या कि हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है। Those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressure। देखिए those who are in power, those who are in power are required to balance these conflicting demands and pressure, conflicting demands and pressure। देखिए जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाना होता है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी और देखिए आप एक चीज़ देखिए, दोज हु आर इन पावर आर रिक्वायर्ड टू बैलेंस दिस कन्फ्लिक्टिंग डिमांड एंड प्रेशर। वी बिगिन दिस चैप्टर विद ए डिस्कशन ऑफ हाउ ए स्ट्रगल अराउंड कन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स and pressure shape democracy. This leads to an analysis of the different ways and organization through which ordinary citizen can play a role in a democracy। In this chapter, we look at the indirect ways of influencing politics through pressure groups and a movement that they lead. This leads us in the next chapter to the direct ways of controlling political power in the form of political parties। तो हम यहाँ पर देखिए क्या कि
लोकतंत्र अमूमन हितों और नज़रियों का टकराव चलते रहता है। हितों और नज़रियों की इस द्वंद्व की अभिव्यक्ति संगठित तरीके से होती है जिनके पास सत्ता होती है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांग और दबावों में संतुलन बैठाना होता है। जिनके पास सत्ता होती है उन्हें परस्पर विरोधी मांग और दबावों में संतुलन बैठाना पड़ता है। इस अध्याय की शुरुआत में हम जानेंगे कि कैसे परस्पर विरोधी मांग और दबावों के बीच लोकतंत्र आकार ग्रहण करता है। इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र की अपनी भूमिका अ, इस चर्चा के क्रम में हम यह भी जानेंगे कि आम नागरिक विभिन्न तरीकों तथा संगठनों के सहारे लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाते हैं। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलन की चर्चा करेंगे। अध्याय में हम राजनीति को प्रभावित करने के अप्रत्यक्ष तरीके यानी दबाव समूह और आंदोलनों की चर्चा करेंगे इस तरह हम अगले अध्याय की बातों के तैयार होंगे जिसमें राजनीतिक सत्ता को राजनीतिक दलों के जरिए नियंत्रित करने यानी राज सत्ता को नियंत्रित करने के प्रत्यक्ष तरीके की चर्चा की गई है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो पॉपुलर स्ट्रगल इन नेपाल एंड बोलिविया को देखिए आप। नेपाल और बोलिविया में जो जनसंघर्ष हो उसको आप देखिए। पॉपुलर स्ट्रगल्स इन नेपाल एंड बोलिविया, नेपाल और बोलिविया में जो कुछ जनसंघर्ष उसको यहाँ पर देखिए। आपको यहाँ पर जो खास बातें कही गई है दैट इज इम्पोर्टेंट। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ट्रियम्फ ऑफ डेमोक्रेसी इन पोलैंड? डू यू रिमेंबर द स्टोरी do you remember the story of triumph of democracy in Poland? Do you remember the story of triumph of democracy in Poland? We studied it last year in the first chapter of class 9th. The story reminded us about the role played by the people in the making of democracy. Let us read two recent stories of that kind and see how power is exercised in democracy. अब आप यहाँ पर देखिए क्या आपको पोलैंड में लोकतंत्र की जीत की कथा याद है? हमने इसके बारे में पिछले साल कक्षा 9 की पुस्तक के पहले अध्याय में पढ़ा था। यह कहानी हमें लोकतंत्र की रचना में जनता की भूमिका की याद दिलाती। आइए इस तरह की दो हालिया घटनाओं के बारे में पढ़े और जाने कि लोकतंत्र में सत्ता का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ देखिए मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल। देखिए मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन नेपाल में लोकतंत्र का आंदोलन देखिए यहाँ पर। नेपाल विटनेसेड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट इन अप्रैल 2006। द मूवमेंट वाज एम्ड एट रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। नेपाल, यू माइट रिकॉल, वाज वन ऑफ द थर्ड वेव कंट्री दैट हैड ऑन डेमोक्रेसी इन 1990। देखिए सन 2006 के अप्रैल माह में नेपाल में एक विलक्षण जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। शायद आपको याद होगा कि नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है। जहां लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा। अब देखिए ऑल्दो द यहाँ जो बातें आपको कही गई है देखिए। Although the king formally remained the head of state, the real power was exercised by popularly elected representative. King Birendra, who has accepted this transition from absolute monarchy to constitutional monarchy, was killed in a mysterious massacre of the royal family in 2001. King Gyanendra, the new king of Nepal, was not prepared to accept democratic rule. He took advantage of the weakness and unpopularity of the democratically. He took advantage of the weakness and unpopularity of the democratically and democratically. He took advantage of the weakness. 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 He took advantage of the weakness and unpopularity of the democratically elected government. In February 2005, the king dismissed the then prime minister and dissolved the popularly elected parliament. The movement of April 2006 was aimed at regaining popular control over the government from the king.
अब देखिए क्या कि नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, लेकिन वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में था। अत्यधिक देखिए आत्यंतिक राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र की इस संक्रमण को राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था। राजा वीरेंद्र ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन शाही खानदान के एक रहस्यमय खतरे आम में राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई। नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के तैयार नहीं थे। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। लोकतांत्रिक देखिए यहाँ पर क्या है, लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की अलोकप्रियता और कमजोरी का उन्होंने फायदा उठाया। सन 2005 की फरवरी में राजा ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। 2006 के अप्रैल में जो आंदोलन उठ खड़ा हुआ, उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था। जनता के हाथों में सौंपना था। संसद की सभी राजनीतिक पार्टियां, अब यहाँ देखिए दोबारा आपको सौंपना था। फिर आपको आगे यहाँ पर कहता है, नेक्स्ट लाइन इज हियर, ऑल द मेजर पॉलिटिकल, एक यहाँ पर इमेज, हियर इज द इमेज दैट इज शोन हियर, इमेज फर्स्ट इमेज यहाँ पर आपको शो क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपुल ऑफ नेपाल, पॉलिटिकल पार्टीज एंड पीपुल ऑफ नेपाल इन अ रैली डिमांडिंग रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन देयर कंट्री। इट मीन्स हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि देखिए नेपाल के लोग और राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए, नेपाल के लोग और राजनीतिक दल एक रैली में लोकतंत्र की बहाली की मांग करते हुए, यहाँ पर जो आपको खास बातें कही गई वो यहाँ पर देखिए ऑल द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट फॉर्म ए सेवन पार्टी अलायंस एसपी एंड कॉल्ड फॉर ए 4-day स्ट्राइक इन काठमांडू, the country's capital. This protest soon turned into an indefinite strike in which Maoist insurgent and various other organizations joined hands. People defied curfew and took to the street. The security forces found themselves unable to take on more than a lakh people who gather almost every day to demand restoration of democracy. The number of protesters reached between 3 and 5 lakh on 21st April, and they served an ultimatum to the king. The leaders of the movement rejected the half-hearted concession made by the king. They stuck to their demand. For restoration of parliament, power to an all-party government, and a new constituent assembly. On 24th April 2006, the last day of the ultimatum, the king was forced to concede all the three demands. The SPA choose Grija Prasad Koirala as the new prime minister of the interim government. The restored parliament met and passed a law taking away most of the power of the king. The SP and the Maoist come to an understanding about how the new constituent assembly was going to be elected. In 2008, the monarchy was abolished. In 2008, the monarchy was abolished, and Nepal became a federal democratic republic. In 2015, it adopted a new constitution. The struggle of the Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the world. यहाँ देखिए मायोस्ट, यहाँ पर समझिए क्या होता है। देखिए यहाँ पर देखिए दोज कम्युनिस्ट हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ माओ, द लीडर ऑफ द चाइनीज रिवॉल्यूशन, दे सीक टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट थ्रू एन आर्म रिवॉल्यूशन सो एज टू एस्टेब्लिश द रूल ऑफ द पीजेंट्स एंड वर्कर्स। इसमें आपको जो कहा गया वो आप यहाँ पर खास चीज़ों को देखिए।
आप देखिए हाथों में 2006 का अप्रैल में जो आंदोलन खड़ा हुआ उसका लक्ष्य शासन की बागडोर राजा कहाँ से दोबारा जनता के हाथों में सौंपना आपको था। फिर देखिए संसद की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने एक 7 पार्टी अलायंस सप्तदलीय गठबंधन एसपीए बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन का बंद का आह्वान किया। इस प्रतिरोध जल्दी ही अनियतकालीन बंद का रूप ले लिया। इसमें माओवादी माओवादी बोलते हैं, इसमें माओवादी बागी तथा अन्य संगठन भी साथ हो गए, लेकिन लोग कर्फ्यू तोड़कर सड़कों पर उतर आए। तकरीबन 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे और लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक ना चल सकी। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई। 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया। राजा ने अपने आधे अधूरे मन से कुछ रियायत देने की घोषणा की, जिसे आंदोलन के नेताओं ने स्वीकार नहीं किया। नेता अपनी मांगों पर अडिग रहे कि संसद को बहाल किया जाए, सर्वदलीय सरकार बने तथा सरकार बने तथा एक नई संविधान सभा का गठन हो। 24 अप्रैल 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के बाद हुआ। एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना। संसद फिर बहाल हुई और इसने अपनी बैठक में कानून पारित किए। इन कानूनों के सहारे राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गई। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपी और माओवादियों की भी सहमति बनी। 2008 में सहमति बनी और 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। 2008 में आपको क्या 2008 में राजतंत्र को खत्म किया गया और नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया। नेपाल के लोगों का यह संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अब देखिए चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी को हम माओवादी कहते हैं। माओवादी मजदूरों और किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो बातें आपको यहाँ पर 2008 द monarchy was abolished and Nepal became a federal democratic republic. In 2015, it adopted a new constitution. The struggle of Nepali people is a source of inspiration to democrats all over the world. So, keep this thing from here. Uh, Keep this thing from here and